टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। मैं हूं देव प्रताप सिंह और आज इस वीडियो में हम 21 तारीख से लेकर 27 तारीख तक की प्रमुख घटनाओं का जिक्र करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा और प्रॉपर वे में नोट्स को जरूर बनाइएगा। ठीक है, सीधे चलते हैं अपनी स्लाइड पर। पहली स्लाइड्स क्या कह रही है कि असम कैबिनेट ने 4 नए जिले और 81 उपनिवेशों के गठन को मंजूरी दी है। कहां पर है? असम कैबिनेट में, यानी असम स्टेट में है। तो ये 25 अगस्त की 2023 की जो घटना थी और उसने 4 नए जिले और 81 उप जिलों का गठन को मंजूरी दिया था। ये 4 जिले कौन कौन से थे? तो होजाई, विश्वनाथ, तामुलपुर और बजाली। चारों के चारों इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहां से यह प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला अभी हाल ही में बनाया गया है या नहीं बनाया गया है। तो 3 तो दे रखे होंगे और एक कोई और नाम दे देगा, इसलिए आपको ये चारों जिलों के नाम याद होने चाहिए। 31 दिसंबर 2022 को असम सरकार ने 4 जिलों को 4 अन्य जिलों के साथ मिलाने और कुछ गांवों के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र को बदलने का निर्णय लिया था। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को कवर करते हुए 81 उपजिले बनाए जाएंगे, जिसमें सभी प्रशासनिक शक्तियां जो हैं वो अतिरिक्त जिला आयुक्तों को सौंपी जाएंगी। ये इसका प्रोविजन है। तो ये चारों पॉइंट आप एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब असम आप जानते हैं नॉर्थ ईस्ट का है और असम की राजधानी क्या है? हमारी दिसपुर है। जियोग्राफी के हिसाब से हम इसको देख सकते हैं। इसमें जो कलर्ड हिस्सा जो दिखाई दे रहा है आपको वो कौन सा है? असम है। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। ठीक है, अब देखो असम किसको छूता है? तो मैं देश की बात कर लूं तो यहां पर उत्तर में ये भूटान को स्पर्श करता है। किसको? भूटान को स्पर्श करता है। ठीक है, दक्षिण की बात करूं तो यहां पर ये मेघालय को स्पर्श करता है। लेकिन देश की बात करूं तो ये आपका बांग्लादेश को स्पर्श करता है। बांग्लादेश को। तो 2 देश हो गए, कौन कौन से? आपका भूटान को और कौन सा हो गया आपका? बांग्लादेश को। अब मैं बात करूं कितने राज्यों को स्पर्श करता है, तो पहले हम पश्चिम की बात कर लेते हैं। तो पश्चिमी बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल को ही टच करता है। ठीक, और उसके बाद में अगर हम ऊपर जाएंगे तो ये अरुणाचल प्रदेश को टच करता है। किसको? अरुणाचल प्रदेश को टच करेगा। और जब हम पूरब की ओर जाएंगे, ठीक है, तो ये तो आपका पूरा यहां तक तो आपका अरुणाचल प्रदेश है ये वाला। ठीक, ये है आपका नागालैंड और ये आपका मणिपुर। ठीक है, ये आपका मिजोरम, उसको टच करेगा। और ये आपका त्रिपुरा। तो देखो त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद में पश्चिमी बंगाल, इतने स्टेट को कौन टच करता है? और सॉरी, मेघालय को भी। ठीक है, ये असम टच करता है। अब असम में आप जानते हैं कौन सी नदी बहती है? असम से होकर के ब्रह्मपुत्रा बहती है। क्या करती है? ब्रह्मपुत्रा बहती है। तो ये आपको प्रश्न याद होने चाहिए कि कितनी सीमाओं को टच करता है। वीडियो को लंबा नहीं करेंगे क्योंकि ज्योग्राफी का सेक्शन है और ज्योग्राफी वाले सर आपको इसमें ज्यादा बेहतर पढ़ाएंगे। बात बताई मैंने क्या क्या? आंध्र प्रदेश में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। यानी केंद्रीय शिक्षा मंत्री और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आंध्र प्रदेश के पार्वतीपुरम मान्यम जिले में, किसमें? पार्वतीपुरम मान्यम जिले में स्थान है सालुरु। कौन सा है? सालुरु। उसमें जो केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की क्या की गई है? आधारशिला रखी गई है। केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय है, इसलिए आपको जरूर ध्यान देना चाहिए और इस तथ्य को बार बार लिख करके और मैपिंग कर लीजिएगा ताकि एग्जाम जब आए और ये प्रश्न पूछा जाए तो आपसे गलत न हो। ये सेक्शन देखा है तो मैं आपको बता दूं ये क्या है? आपका आंध्र प्रदेश है। अब आंध्र प्रदेश की बात करें तो आप मुझे बताइए आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइए क्यों आप तैयारी कर रहे होंगे। मुझसे आसान नहीं करेंगे, नहीं होगा तो मैं नहीं बता पाओगे तो मैं कमेंट में आपको बताऊंगा ये। लेकिन क्या मुझे जो बताना है किन स्टेट से ये गिरा हुआ है, तो उत्तर में देखेंगे तो आपका उड़ीसा में से ये गिरा हुआ है।
थोड़ा जिला एक आपका छत्तीसगढ़ को टच करता है। अगर पश्चिम की बात करेंगे तो तेलंगाना आपको टच करेगा, आंध्र प्रदेश को, ठीक है। और ये देखेंगे यहाँ ये वाला जो पूरा इलाका है वो आपको यहां तक ये कर्नाटका, कौन सा, कर्नाटक टच करेगा। साथ ही साउथ की तरफ देखेंगे तो हमारा तमिलनाडु को भी ये टच करेगा, ठीक है। तो इतने स्टेट को ये टच करता है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आंध्र प्रदेश की वर्तमान में राजधानी क्या है। अब आया इंडिया सिटी स्मार्ट पुरस्कार 2022, ठीक है। केंद्र सरकार ने 25 अगस्त 2023 को इंडिया स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 की क्या की घोषणा की है, और इसमें जो इंदौर है, इंदौर को बेस्ट नेशनल स्मार्ट सिटी का अवार्ड दिया गया है। स्मार्ट शहरों में इंदौर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, पहला हुआ है। सूरत और आगरा, सूरत कौन सा है, दूसरा है, और आगरा कौन सा है आपका, तीसरा है। तो उत्तर प्रदेश में आगरा का स्थान है पहले में, ठीक है। अब राज्यों की श्रेणी में बात करें तो प्रथम स्थान आपका मध्य प्रदेश का है, दूसरा स्थान तमिलनाडु का है, और तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से दो स्टेट हैं, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो यह टेबल आपको जरूर याद होनी चाहिए। केंद्र शासित प्रदेश में बात करें तो आपको चंडीगढ़ को स्वच्छ यूटी का पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार 27 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इंदौर में प्रदान किया जाएगा। हालांकि और स्मार्ट सिटी मिशन की हम बात करें तो स्मार्ट सिटी जो मिशन है वो आपका 25 जून 2025 को ये लॉन्च किया गया था। तो आई थिंक ये सारा जो सेक्शन है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है। अगली सूचना पे चले, खबर पे चले तो यहां पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर सम्मान दिया गया है। अब ये बात है किसने दिया है, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो अभी जो नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था दक्षिण अफ्रीका में, वहां से कहां गए, वहां से गए एक यूरोपियन कंट्री जिसका नाम है एथेंस, सॉरी ग्रीस, जिसकी राजधानी आपकी एथेंस है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 25 अगस्त 2023 को ग्रीस के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह सम्मान पाने वाले पहले विदेशी शासना अध्यक्ष हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीस के जो राष्ट्रपति हैं कैटरीना एन सकेलारोपोउलू ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। अब इस सम्मान की बात करें तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, इसकी स्थापना वो है 1975 में की गई थी, ठीक है। और इसके जो आमुख होता है सम्मान है वो देवी अथेना का चित्र है इसमें, किसका, देवी एथेना का चित्र अंकित है। और इसके साथ ओनली द राइचस शुड बी ऑनर्ड, यानी केवल सत्यनिष्ठ व्यक्तियों का सम्मान हो, यही लिखा हुआ है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं ये हमारा जो एथेंस है, यूनान है, वो कहां पर है। ठीक है, तो देखिए ये यूरोपियन कंट्री है एथेंस, यानी यूनान, आपने सुना होगा, ये पूरा आपको दिखाई दे रहा है। अब एथेंस जो है वो किनसे गिरा हुआ है, तो देखिए यहां पर बात करें तो एजियन सी बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर बॉडी में आपको करा देता हूं कहां से, एजियन सी से गिरा हुआ है। साउथ में सी ऑफ क्रेटे है, साउथ में भूमध्य सागर है, और मैं अगर मैं पश्चिम की बात करूं तो यहां पर आयोनियन सागर है। देश की बात करूं तो अल्बानिया, मैसिडोनिया, बुल्गारिया, ठीक है। और इसका जो हिस्सा है वो तुर्की, कौन सा, तुर्की को स्पर्श करता है, इसके बाउंड्री को है। तो वाटर बॉडी और जो स्थल पर जो देश होते हैं वो आपको जरूर याद होने चाहिए। अब यहां से हम आगे बढ़े तो पहुंचे शतरंज विश्व कप 2023, और मुझे लगता है कि ये जो घटना है वो बहुत महत्वपूर्ण घटना है, हमारे लिए खुशी की बात है, क्योंकि शतरंज विश्व कप 2023 में भारत का जो एक खिलाड़ी है, युवा खिलाड़ी है, उसने एक दस्तक दी है कि भविष्य में विश्व का चैंपियन कौन होगा। विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने ये पुरस्कार
यानी शतरंज विश्व कप जीत लिया है, पुरस्कार नहीं सॉरी, ये कप को जीत लिया है। कार्लसन ने फाइनल में भारत के रमेश बाबू प्रज्ञानंद को हरा दिया है। बात सही बात है, लेकिन प्रज्ञानंद जी क्या बने हैं, आपके उपविजेता बने हैं, लेकिन इनकी उम्र बहुत कम है, 18 साल के हैं, है ना, पूरी उम्र पड़ी है विश्व विजेता बनने के लिए। लेकिन जिस तरह से इन्होंने विश्व स्तर के लोगों को हराया और अपनी उपस्थिति फाइनल में दर्ज कराई, तो जो कार्लसन महोदय हैं इनको भी सोचना पड़ गया होगा कहां पाला पड़ गया है और कैसे हमारी इज्जत बची है। प्रज्ञानंद अब तक के सबसे कम उम्र के विश्व कप फाइनलिस्ट हैं और सबसे कम उम्र के विश्व कप उपविजेता भी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चित्र देख लीजिए, भविष्य के, वर्तमान के विजेता और भविष्य के विजेता प्रज्ञानंद, और आज युवाओं का स्रोत, प्रेरणा स्रोत जरूर ये शख्स होगा, ये युवा शख्सियत होगा। और जिस तरह से नीरज चोपड़ा ने एक नया आयाम स्थापित किया है, उसी क्रम में जो प्रज्ञानंद जी हैं वो भी आगे बढ़ रहे हैं। अब आया 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023। तो 69 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की जो घोषणा है वो हो गई है, और आर माधवन निर्देशित जो रॉकेटरी है, कौन सी, रॉकेटरी को वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अल्लू अर्जुन को फिल्म पुष्पा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया जाएगा। साथ ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की हम बात करें तो आलिया भट्ट को और कृति सेनन को, दोनों को संयुक्त रूप से चुना गया है। साथ ही द कश्मीर फाइल्स मूवी बहुत चर्चित मूवी रही, उसे राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये जो आपके जो प्रमुख चर्चित व्यक्ति थे, मूवी थी, इस पर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। अब देखो, बेस्ट फीचर फिल्म की हम बात कर लें, थोड़ा सा साउंड नॉलेज। तो बेस्ट फीचर फिल्म रॉकेटरी, बेस्ट हिंदी फिल्म है सरदार उधम, बेस्ट एक्टर है अल्लू अर्जुन और फिल्म है पुष्पा। बेस्ट जो एक्ट्रेस है वो आलिया भट्ट को मिला है गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए, और कृति सेनन को मिला है मिमी के लिए। साथ ही बेस्ट डायरेक्शन की बात करें तो निखिल महाजन को, वो एक मराठी फिल्म है गोदावरी, उसके लिए प्राप्त हुआ है। बेस्ट सपोर्टिंग जो एक्ट्रेस हैं वो पल्लवी जोशी को मिला है, लेकिन ये मिला है द कश्मीर फाइल्स के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की हम बात करें तो पंकज त्रिपाठी को मिला है, वो मिमी के लिए। और स्पेशल ज्यूरी जो अवार्ड प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है शेरशाह को। तो ये आपके जो सेक्शन थे, अवार्ड थे, वो आपको रटे होने चाहिए। कई बार लिख करके देख लीजिएगा, रफेल 5-6 बार आप लिख के देख लेंगे तो ये याद हो जाएंगे, और फिर जब एग्जाम के समय पर आपको रिवीजन करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत सारे तथ्य आपको आसानी से याद आ जाएंगे। ठीक है, अब यहां से आगे जब बढ़े तो कुछ अवार्ड और, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन वो डीएसपी यानी पुष्पा और आरआरआर के लिए दिया गया है। नरगिस दत्त अवार्ड राष्ट्रीय एकता सर्वश्रेष्ठ फिल्म है द कश्मीर फाइल्स को दिया गया है। बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर सरदार उधम सिंह के लिए, बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन उधम सिंह के लिए, बेस्ट एडिटिंग गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए, बेस्ट जो कोरियोग्राफी है वो आरआरआर के लिए मिला है, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी है सरदार उधम सिंह के लिए है, और बेस्ट मेल सिंगर का जो है वो काल भैरव के लिए प्राप्त हुआ है। तो ये इसमें से ये वाला इंपॉर्टेंट सेक्शन था, बाकी तो मुझे लगता है आप छोड़ सकते हैं। अब डिजी यात्रा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो गोपीनाथ बोरदोलई है। गुवाहाटी का गोपीनाथ बोरदोलई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो डिजी यात्रा जो सुविधा शुरू करने वाला क्या है, नॉर्थ ईस्ट का पहला हवाई अड्डा बन गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये मुझे लगता है कि आरओ या एपीएस में जरूर पूछा जाना चाहिए। डिजी यात्रा पहल हवाई यात्रा को आधुनिक बनाने और बेहतर बनाने के लक्ष्य के साथ ही नागरिक उड्डयन मंत्रालय की एक विशिष्ट पहल है। डिजी यात्रा पहल क्या करता है? चेहरे की पहचान प्रौद्योगिकी, ये कौन सी प्रौद्योगिकी का यूज करता है? चेहरे की पहचान प्रौद्योगिकी को, यानी फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी पर आधारित है।
ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है आपसे है। अब बात करें हम राजस्थान को लेकर के, तो राजस्थान का जो 5वां जो बाघ रिजर्व बनाया गया है, टाइगर रिजर्व बनाया गया है, वो धौलपुर करौल रिजर्व को बनाया गया है। किसको? धौलपुर और करौल को। राजस्थान ने अपने 5वें बाघ रिजर्व का अधिग्रहण कर लिया है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने धौलपुर करौली रिजर्व को क्या किया है? अपनी अंतिम सूची प्रदान कर दी है और सहमति दे दी है। जो नया बाघ अभ्यारण्य है वो 1058 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत होगा। 368 वर्ग किलोमीटर का कोर क्षेत्र, 690 किलोमीटर का बफर क्षेत्र इसमें शामिल है। धौलपुर जो करौली रिजर्व है वो कौन सा है? 53वां बाघ अभ्यारण्य बन गया है। राजस्थान के अन्य टाइगर रिजर्व की हम बात करें तो रामगढ़ बिजधारी टाइगर रिजर्व है, मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, सरिस्का टाइगर रिजर्व है। लेकिन बात करें हम राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की, तो ये क्या है? ये पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है जो 2006 में संशोधित वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत ये गठित किया गया था। तो ये गठित कब किया गया? 2006 में। कौन सा? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। ये भी प्रश्न आपसे सपोर्टिंग में पूछ सकता है, कथन काल में ये सेक्शन डाल सकता है। तो देखिए, आपको एक बृहद अप्रोच बनानी है, अपनी सोच को थोड़ा अपडेट करना है, आपके नोट्स को मल्टी डायमेंशनल तरह से डाइवर्सिफाइड तरीके से आपको नोट्स को बनाना चाहिए, ताकि जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस है जो बदलते पैटर्न के अकॉर्डिंग अपने प्रश्नों को पूछ रहे हैं, आप उनको आसानी से हल कर सकें। तो थोड़ा सी रणनीति तो बदलनी पड़ेगी, तरीके बदलने पड़ेंगे, नोट्स बनाने के तरीके भी बदलने पड़ेंगे। अब है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एसडीए मासिक रिपोर्ट का 5वां संस्करण जारी हुआ है। terna ये जो रिपोर्ट है, ठीक है, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा जारी की गई है। तो यही मेरा इंपॉर्टेंट है कि अक्सर कोई रिपोर्ट होती है तो उसके जारीकर्ता का नाम पूछ लेते हैं, तो इसका जो कौन है? प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने से इस रिपोर्ट को जारी किया है। बाकी मुझे कोई खास इसमें ज्यादा लगा नहीं इंपॉर्टेंट। ये खबर काफी इंपॉर्टेंट है और आपके मेंस के पर्पज से भी और अच्छे उदाहरण के साथ भी। यूएस एफडीए ने गर्भवती महिलाओं के लिए आरएसवी वैक्सीन को मंजूरी दी है। तो देखिए, एफडीए आप जानते हैं अमेरिका का है। इसने नवजात शिशुओं को रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस आरएसवी से बचाने वाले पहले टीके की क्या है? मंजूरी दी है। और ये बनाया किसने? ये फाइजर कंपनी ने आपका बनाया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ऐसा पहला देश बना है जिसने गर्भवती महिलाओं के लिए एक टीके की मंजूरी दी है। यह टीका शिशुओं में रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस के कारण होने वाली गंभीर बीमारियों से बचाव में मददगार साबित होगा। यह टीका माताओं को उनकी गर्भावस्था के अंत में दिया जाता है। शिशुओं को उनकी जीवन के पहले 6 महीनों तक यह करता है, यह सुरक्षा प्रदान करता है। हम आरएसवी की हम बात कर लेते हैं। तो आरएसवी क्या है? एक सामान्य आरएनए रेस्पिरेटरी वायरस है जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है। फ्लू की तरह इसके भी मामले ज्यादातर अक्टूबर से मार्च के महीने में प्रकट होते हैं बच्चों में। इस बीच बच्चों में खांसी, नाक बहना, बुखार, घरघराहट और भूख न लगना आदि लक्षण सामने आते हैं। ये लक्षण हो तो आरएसवी की शिकायत हो सकती है। ठीक है, तो यहां से जो मैंने आपको बताए, जो महत्वपूर्ण इस हफ्ते की जो खबरें हैं उसको लेके हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके बारीक पॉइंट को आप नोट करते जरूर जाइए, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ये सारे तथ्य। अब है महिला समानता दिवस 26 अगस्त। तो महिला समानता जो दिवस है वो प्रतिवर्ष 26 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन महिलाओं के लिए समान अधिकारों और अवसरों के लिए चल रही जो वैश्विक संघर्ष है उनको यह स्वीकार करता है। और जो आपका यूनिवर्सल जो वोट राइट है, ये एक आंदोलन था, सार्वभौमिक मताधिकार आंदोलन है। ठीक है, इसके लिए एक आदरांजलि यानी श्रद्धांजलि के रूप में कार्य करता है। इस वर्ष की जो थीम है वो है आलिंगन समानता। 2023 की जो थीम है वो क्या है? आलिंगन समानता।
अब महिला समानता दिवस की थोड़ी सी हम इतिहास की कड़ियों को जोड़ लेते हैं। इसमें क्या है कि महिला समानता दिवस का जो इतिहास है, इसकी शुरुआत अमेरिकी संविधान में 19वें संशोधन के अनुसमर्थन में से हुई थी, जो महिलाओं को वोट देने का अधिकार देता है। इसका जो महत्व है वो 26 अगस्त 1970 से जुड़ा हुआ है, जिसने इस महत्वपूर्ण संशोधन की 50वीं वर्षगांठ मनाई थी। राष्ट्रीय महिला संगठन ने समानता के लिए हड़ताल की वकालत करके इस अवसर का लाभ उठाया था। 90 से अधिक प्रमुख अमेरिकी शहरों में नाव द्वारा आयोजित हड़ताल में आपकी 1 लाख से अधिक महिलाओं ने भाग लिया था। तो यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है आपकी कि ये इस जो दिवस की शुरुआत है वो कहां से हुई है, वो अमेरिका से हुई है, और वो डेट कौन सी थी। तो चूंकि भारत में तो महिलाओं को सीधा ही संविधान सभा के द्वारा अधिकार दिए गए हैं, लेकिन अन्य देशों में ऐसा नहीं है। बस महिलाओं ने संघर्ष करके अपने अधिकार को लिया है, इसलिए वो ना तो पति से ना ही किसी धार्मिक व्यक्ति से इन्फ्लुएंस होती हैं, वो अपने ब्रेन का यूज करते हुए विकसित देशों में अपना वोट का प्रयोग करते हैं। ऐसा उम्मीद है कि भारत की पढ़ी लिखी महिलाएं और आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो भी बिना जाति धर्म देखे हुए वोट करेंगे, और ऐसे व्यक्ति को वोट करेंगे जो इस देश के लिए, इस राज्य के लिए, इस समाज के लिए हितकारी हो। अब बात करें मेटा का जो नया एआई मॉडल है, बहुत चर्चा में है आजकल। यह 100 भाषाओं का अनुवाद और प्रतिलेखन में सक्षम है। मेटा ने एक एआई मॉडल विकसित किया है और उसका नाम है सीमलेस M4T। ये किसका है? मेटा। और मेटा किसका है नाम है? ये आपका फेसबुक का वो है पार्ट एक, ठीक है, उसने नाम चेंज किया अपना बिजनेस मॉडल, उसका नाम मेटा है। यह अनुवाद और प्रतिलेखन के लिए एक अग्रणी एआई टूल है। क्या है? एआई टूल है, इसे कहते हैं ऑल इन वन बहुभाषी एवं मल्टी मॉडल एआई टूल। ठीक है, अब देखो यह अंग्रेजी सहित 100 इनपुट भाषाओं और लगभग 35 आउटपुट भाषाओं में स्पीच टू स्पीच अनुवाद करने में सक्षम है। एआई के आने के पश्चात साइंस, सूचना का आदान प्रदान और टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। इसीलिए आपको रोजगार की दृष्टि से एआई को जरूर पढ़ना चाहिए। अब है चैल वन्यजीव अभियान में दुर्लभ ब्लैक बाज देखा गया है। ये कहां पर है चैल वन्यजीव अभियान? ये आपका हिमाचल के सोलन जिले में स्थित है चैल वन्यजीव अभियान, और इसे पहली बार दुर्लभ कालाबाज देखा गया है। IUCN के अनुसार इसकी संरक्षण की स्थिति को न्यूनतम चिंता के रूप में वर्गीकृत किया गया है। दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना। भारत की जल विद्युत जो कंपनी है NHPC लिमिटेड ने NHPC की 2800 मेगावाट की दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना के लिए पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में रेलवे साइडिंग के निर्माण हेतु राइट्स के साथ समझौता किया है ना। पासीघाट क्यों इंपॉर्टेंट है? पासीघाट किस नदी के लिए इंपॉर्टेंट है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताया, सर ने इस बात को पढ़ाया है आप लोगों को क्लास में। राइट्स रेल मंत्रालय के अधीन क्या है? मिनी रत्न अनुसूची ए की कंपनी है, ध्यान रखना। थोड़ा सा मैं अपने मुद्दे की बात कर लेता हूं। आप हमारे इन सारे वीडियो को, प्रोग्राम को हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि टॉपर्स क्लब IAS अकेडमी है, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स में दे रखी है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर वीडियो PDF मिल सकती है, इसकी भी PDF आपको वही मिल जाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा। हम आपके लिए ऐसे गंभीर और एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लाते रहते हैं। थोड़ा सा आप कमेंट करेंगे तो हमारा भी मोटिवेशन होगा और आपको भी फायदा मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।